आप लोगों का हमारे YouTube चैनल निर्माण सीटेट पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएसटी के बारे में। कुछ ऐसे सवालों को एसएसटी का लेके आए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यह पूछे हुए महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब इसको पूछे जाने की फिर संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्थल का एक संकरा भाग माने पतला सा भाग, संकरा भाग, स्थल का एक संकरा भाग मतलब पतला सा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा स्थल संधि। स्थल संधि। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब स्थल की एक संकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है तो वह स्थल संधि कहलाती है। स्थल संधि कहलाती है। जैसे पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। जल का एक संकरा भाग जो दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है वो जल संधि कहलाता है। जलीय भाग से घिरे किसी भी स्थलीय भूभाग को द्वीप कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि दो महाद्वीप है और एक छोटा सा स्थल वाला है, इसको जोड़ता है। पतला सा स्थल वाला हो गया, इसको स्थलखंडी कहेंगे। ये माने जल का भाग है और तब जोड़ता है तो इसको जल संधि कहते हैं। कोई द्वीप है, चारों तरफ पानी है, कोई स्थल है चारों तरफ पानी है तो उसको हम लोग कहते हैं द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो दोस्तों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, यह नहीं होगा, काट दीजिए। लोकसभा सदस्य, यह नहीं होगा। विधानसभा सदस्य, यह हो जाएगा विधानसभा के सदस्य। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, यह नहीं होगा, याद रखिएगा, यह नहीं होगा। देखिए केंद्र में दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में हम लोग चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित, जो मनोनीत होता है वो नहीं कर सकता है। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, यह भी पूछा जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। मनोनीत सदस्य विशेष क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल किए हुए होते हैं। विधानसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं लेता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवधि हड़प्पा सभ्यता का सही काल दर्शाती है? 700 से 400 ईस्वी तक है, होगा ही नहीं, ईस्वी में तो होगा ही नहीं। 100 से 800 ईस्वी तक होगा ही नहीं। 800 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक यह भी नहीं होगा। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह आंसर हो जाएगा। हड़प्पा का काल यही है। कभी कभी 2100 भी दिया यहाँ रहेगा, यहाँ 1450 रहेगा, लेकिन इसी पीरियड में माना जाता है। तो जो हम लोग पुरातात्विक अवशेष का मतलब विश्लेषण करते हैं, इसमें 100 साल 200 साल बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। तो आंसर 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, इसमें 2100 से 1450 ईसा पूर्व भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। तो पहले ये समझिए कि यह लाइन सही है कि नहीं। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो ब्रिटेन के लोगों की जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, इसलिए जो 1857 की क्रांति के समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन चला रहा था, तो वापस ले लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह सही है।
दूसरा, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों की अनुपात को बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को घटाया जाए। तो ये गलत है। देखिए कैसे गलत है। तो क्रांति का एक प्रमुख कारण माना गया कि भारतीय सेनाओं की संख्या का ज़्यादा होना। तो क्रांति न हो तो यह दिया गया कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाया जाए, इसमें दिया गया है कम किया जाए। इसका मतलब ये गलत है। उत्तर देख लेते हैं, ए सही बी गलत। आप देखे थे कि ये सही था, बी गलत है, तो ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन क्राउन को सौंप दिया गया। साथ ही भविष्य में विद्रोह रोकने के लिए भारतीय सैनिकों की संख्या को भी कम कर दिया गया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्ति वृत्त क्या है? पहला, वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, गलत। दूसरा, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात में विभाजित करता है, यह सही है। 2 नंबर का, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक खेती में मतलब क्या क्या होता है? फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, गलत है दोस्तों। जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है। फसल को पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, यह भी गलत है। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, यह सही है। 3 नंबर, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है, ये गलत है। तो 3 सही हो जाएगा, 6 का 3। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती में संश्लेषित उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसकी जगह प्राकृतिक खाद और पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक एक ग्रंथ जो अभिलेखित करता है, पहले समझ जाइए। पिटक 3 है, पिटक कितना है? 3। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों का संबंध जो है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। तो पिटक का किससे संबंध है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम दिया गया था, आंसर हो जाएगा बौद्ध के नियमों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिटक बौद्ध धर्म में से संबंधित ग्रंथ है। पिटक 3 प्रकार के होते हैं, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उसकी शक्तियां कानून या संविधान के तहत सीमित है, तो संवैधानिक गणतंत्र नहीं होगा, अराजकता नहीं होगा, असीमित शक्तियां तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ सीमित है। तो उत्तर हो जाएगा संवैधानिक राजशाही। याद रखिएगा, एक सरकार जिसमें राजा तो है, सर्वोच्च है, लेकिन उसकी शक्तियाँ कानून या संविधान के तहत सीमित है, तो संवैधानिक राजशाही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सरकार जिसमें राजा सर्वोच्च है लेकिन उसकी शक्तियाँ कानून या संविधान के तहत सीमित है, वो संवैधानिक राजशाही कहलाता है, जैसे ब्रिटेन। याद रखिएगा। नेक्स्ट, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, ये था ही नहीं। महिलाओं के लिए मताधिकार, यह उत्तर सही होगा। और आगे देखते हैं। महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, ये गलत है। धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, ये गलत है। तो नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग थी? तो महिलाओं के लिए मताधिकार। दोस्तों एक बात बता दें, सबसे पहले महिलाओं का मताधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया था। याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन देख ले। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की मुख्य मांग महिलाओं के लिए मताधिकार है। न्यूजीलैंड विश्व का ऐसा पहला देश है जिसमें 1893 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। भारत में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1926 में प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफून की उत्पत्ति स्थल है उत्तरी अंध महासागर, ये नहीं होगा। उत्तर पश्चिमी
प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। टाइफून को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अधिकांश टाइफून की उत्पत्ति स्थल उत्तरीय पश्चिमी प्रशांत महासागर में होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं हरिकेन, कहीं में टाइफून, कहीं साइक्लोन आदि। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का सीटेट का पेपर 2 के लिए एसएसटी का क्लास यहीं संपन्न होता है। वीडियो को वॉच ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो कंटेंट को शेयर और लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।